डिस्कस की थी तो मुझे याद नहीं, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन थे, इसमें किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसमें सर? जिसमें 30 क्वेश्चन थे जिस असाइनमेंट में एनएलएम की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन देखता हूं बेटा। ओके, एक बार क्वेश्चन कंफर्म करा देना, मैं रीड कर रहा हूं। A mass of 10 kg suspended by a rope of 2.8 meter from a ceiling। यही वाला क्वेश्चन है बेटा? यस सर। ठीक है। सर ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकंड असाइनमेंट है ना? पहला असाइनमेंट था बेटा, इसमें 30 क्वेश्चंस थे, दूसरे में तो कम थे क्वेश्चंस, इसमें 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस। ये देखो फिगर देखकर क्या आपको कंफर्म हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर तो मैंने ड्रॉ कर लिया। कह रहा है मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2.8 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग। A force of 98 Newton is applied at the midpoint of the rope as shown. The angle which the rope makes with the vertical in equilibrium is। ये पूरी एक स्ट्रेट रोप थी, ये मास एक्चुअली में इस तरह से सस्पेंडेड रहा होगा, ये रोप ऐसे रही होगी, तो इसके मिड पॉइंट पे फोर्स लगाई गई, इसको पुल किया गया, वो मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया है, आधा पोर्शन ये रह गया रोप का, आधा पोर्शन ये रह गया। ये सिचुएशन है हमारे पास, इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में है। जब तक हम रोटेशन में नहीं जाते हैं तो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का फिजिकल सेंस में मीनिंग होगा कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उन सारी फोर्सेस का हम वेक्टर सम करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। या हम कह सकते हैं जितनी फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी उतनी ही नेगेटिव एक्स में, जितनी पॉजिटिव वाई में उतनी ही नेगेटिव वाई में, जितनी पॉजिटिव जेड में उतनी ही नेगेटिव जेड में एक्ट करने वाली फोर्स होगी। मैंने ये पॉइंट अंडर कंसिडरेशन लिया। इस पॉइंट के ऊपर लगने वाली मैं सारी फोर्सेस मार्क करूंगा। मैं देखता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन फोर्सेस को मैं मार्क करना शुरू करता हूँ। एक फोर्स ये वाली स्ट्रिंग लगाएगी टेंशन T1, एक ये दिख रही है मुझे 98 न्यूटन की लग रही है, और एक ये स्ट्रिंग लगाएगी टेंशन T2। अब इस 10 kg के ऊपर लगने वाली फोर्सेस में मार्क करता हूं। एक यही वाली स्ट्रिंग अपवर्ड लगाएगी टेंशन T2, और एक ग्रेविटी की फोर्स इस पे लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी 98 न्यूटन।
इतने में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। ठीक है। अब अगर 10 kg वाला इक्विलिब्रियम है, फॉर 10 kg ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, T2 must be equal to 98 न्यूटन। जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड होगी, या जितनी डाउनवर्ड है उतनी ही अपवर्ड होगी। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, इसका मतलब ये T2 मेरे को नोन हो गई 98 न्यूटन। अब इस पॉइंट के लिए करते हैं, फॉर मिड पॉइंट ऑफ रोप, मिड पॉइंट के लिए देखते हैं। उसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं इस टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूंगा। आई विल रिजॉल्व दिस टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अदर विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट इस तरह से डायरेक्टेड हो गया, दैट इज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट इस तरह से अपवर्ड डायरेक्टेड हो जाएगी। वर्टिकल वाला हो गया T1 cos थीटा, T1 का कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में, और ये हो गया T1 sin थीटा। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अब फॉर दिस पॉइंट टू बी इन इक्विलिब्रियम, T1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 98 न्यूटन। जितनी फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है उतनी राइट की तरफ होगी। तो T1 sin थीटा इक्वल्स टू 98 न्यूटन। T1 cos theta must be equal to T2, which is 98 Newton. So T2 cos theta must be equal to 98 Newton. This is first equation and this is second equation. Let's divide the first equation by the second equation. On dividing first equation by second equation, we get T2 की जगह मैं T2 की वैल्यू रख दूं। एक मिनट में सर T1 cos थीटा आएगा। T1 cos theta आएगा। T1 cos थीटा आना चाहिए। T1 cos theta वो ओके, T1 cos theta डिवाइड कर दिया तो tan थीटा मिला मेरे को। tan थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। और कोई डाउट किसी का इसी एक्सरसाइज से? सर 19 बता दो एक बार। 19 ठीक है, देखता हूं मैं 19 क्वेश्चन है। ठीक, acceleration of mass capital M is A and that of mass small m is small a, then a capital A और small a में रिलेशनशिप पूछा है हमसे। ठीक है, देखते हैं इसे। सर T डॉट ए वाले मेथड से बता दो। हाँ भाई बता रहा हूँ बेटा, T डॉट ए वाले से ही बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट।
लेते हैं इस स्ट्रिंग में, या पहले इधर बात करते हैं स्मॉल m के लिए। इस स्मॉल m के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज T1। इस रिजिड बाउंड्री पे ये रिजिड बाउंड्री अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। इस पे एक्ट करने वाली फोर्स भी T1 हो गई। एक ही स्ट्रिंग के हर सेगमेंट में टेंशन इक्वल होती है। इस पुली पे एक्ट करने वाली फोर्सेस, एक ये T1, एक इस डायरेक्शन में T1, और इधर एक फोर्स हो गई T2। ये पुली पे एक्ट करने वाली फोर्सेस है। ये कैपिटल M पे एक्ट करने वाली फोर्स हो गई T2। इन फोर्सेस के मार्किंग में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। पुली के लिए मैंने इक्वेशन बनाई, तो लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है 2T1 और राइट की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है T2। तो मेरे को T2 की वैल्यू मिल गई 2T1। पुली मासलेस है। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी बड़ा मान लेंगे 2T1 या T2 में से, तो 2T1 माइनस T2 या T2 माइनस 2T1 इक्वल्स टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। मास ऑफ पुली 0 हो गया तो वो आपके पास रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2T1 इक्वल्स टू T2 या T2 इक्वल्स टू 2T1 हो गया। इतने में कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। पहले सब लोग कोशिश कीजिए आप लोग कि आप लोग इसके लिए जो है टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का समेशन इक्वल्स टू 0 लिख करके सॉल्व करें, फिर मैं करता हूं इसे। सर एक बात पूछनी है सर, बोलो टेंशन बेटा। ऑफ एक्सेलरेशन का हम जो फॉर्मूला लगाते हैं इन अ सिस्टम, तो सर वो पुली के लिए भी एप्लीकेबल होता है? मतलब पुली पे भी लगाना पड़ता है, फिर सिर्फ ब्लॉक ब्लॉक पे लेंगे? चीजें मूव करेंगी उसके ऊपर आपको सभी के ऊपर वर्किंग करनी होगी। पुली भी आएगी उसमें अगर मूव कर रही है तो। बाकी पुली के लिए रिजल्ट 0 हो जाएगा। कारण क्या हुआ, पुली के ऊपर नेट टेंशन ही 0 हो गई है। जितनी टेंशन लेफ्ट की तरफ है उतनी टेंशन राइट की तरफ है, तो नेट टेंशन तो 0 है। अगर नेट टेंशन पुली पे 0 है तो वर्क डन बाय नेट टेंशन विल आल्सो बी, सॉरी वर्क डन कह रहा हूं, नेट टेंशन डॉट एक्सेलरेशन ऑफ पुली विल आल्सो बी 0, क्योंकि नेट टेंशन 0 आएगी हमारे पास इसके ऊपर। सर एक बार वो वेलोसिटी वाली बात और बता देना सर, एक स्ट्रिंग में वेलोसिटी सेम रहती है? क्या चीज बेटा? आपने बताई थी ना कि एक स्ट्रिंग में वेलोसिटी सेम रहती है। एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल होता है। सर सर एक डाउट है सर, वो आपको अभी चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने मान लिया सपोज इसका एक्सेलरेशन इधर है a, आई मे बी रॉन्ग आई मे बी राइट। इसका एक्सेलरेशन भी मैंने मान लिया इस तरफ है कैपिटल A। अब इसके लिए रिजल्ट लिखा मैंने T1 डॉट A, जो इसके ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है और जो इसका एक्सेलरेशन है। तो T1 का मैग्नीट्यूड T1 लिख दिया, A का मैग्नीट्यूड A लिख दिया, दोनों के बीच में एंगल 0 था, cos 0 1 हो गया, T1 A ही हो गया डॉट प्रोडक्ट। प्लस इस पुली के लिए तो 0 ही है, दूसरी मूविंग चीज है, इसके ऊपर है टेंशन T2, तो मैग्नीट्यूड T2 हो गया, टेंशन का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैपिटल A हो गया, और दोनों टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री यानी कि -1 हो गया। और कोई तीसरी चीज मूवेबल नहीं है, अगर आप लोगे तो उनका एक्सेलरेशन 0 रहेगा क्योंकि सब रुकी हुई चीजें हैं। तो ये आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से आया T1A इक्वल्स टू T2A। T2 की जगह मैंने 2T1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 T1A इक्वल टू 2T1 कैपिटल A। T1 कैंसिल आउट कर दिया, स्मॉल a इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल A आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर।
और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कोई पूछना चाहता हो? इसी असाइनमेंट में कोई और क्वेश्चन किसी का? सर 24. 24. The elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2 meters per second square. The acceleration of the block is 0.5 kg. Acceleration of the block A is 0.5 kg. The force exerted by the block A and on block B is. ठीक है. इसका मास आपको ½ kg या 0.5 kg दिया गया है. This is block A and this is block B. And this elevator is accelerating downward. It is accelerating downward with an acceleration A equals to 2 meters per second square. Whereas force on block A by the block B is. ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगाता है ऑन ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी. अच्छा, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? ए बी पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या बी ए पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? सर इक्वल. क्यों? थर्ड लॉ. बिल्कुल ठीक, वेरी ट्रू. न्यूटन का थर्ड लॉ है. अब मेरे को ये बता दीजिए, मैं इनर्शियल फ्रेम में वर्किंग कर सकता हूँ, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क कर सकता हूँ. यानी कि मैं एलिवेटर के फ्रेम में वर्क कर सकता हूँ, नीचे ग्राउंड अज्यूम करके ग्राउंड के फ्रेम में वर्क कर सकता हूँ. ग्राउंड के फ्रेम में किया तो ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, और अगर मैंने जो है एलिवेटर के फ्रेम में किया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. किसमें सॉल्व करूँ? Inertial. इनर्शियल. चलिए ठीक है. तो मैंने ब्लॉक ए लिया, ब्लॉक बॉडी का, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इनर्शियल फ्रेम में. इस ब्लॉक ए के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनमें से एक फोर्स इसका वेट है, मास ऑफ ब्लॉक ए इनटू जी, और दूसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन जो कि बी ने इसके ऊपर लगाया है, जो हमें फाइंड आउट करना है. यही दो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं. कोई डाउट इसमें किसी को? अगर हम ग्राउंड से ए को देखें तो हमें ए का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. और कितना दिखाई देगा? 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अब दो ही फोर्सेस हैं, एक वेट और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन. दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी है? सर वेट. वेट बड़ा है. वेरी ट्रू, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इंडिकेटिंग कि ये फोर्स बड़ी है. तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा है इसे, मास ऑफ ए इनटू जी दैट इज वेट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नेट फोर्स. नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Mass of A is given to you, G you already know. Mass of A is known to you, A is given to you. So there is only one term unknown, that is N. इसी इक्वेशन से ये N मिल जाएगा, और यही आपको फाइंड करने के लिए भी कहा है. कोई डाउट इसमें किसी को?
डाउट है भाई इसमें किसी को? सर ये एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम से और करवा दो। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही तो किया बेटा। सर अच्छा नॉन सर इनर्शियल से करा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से करा देता हूँ, ठीक, ओके। चलिए फिर से ए को लिया, अब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर फोर्सेस बात करनी शुरू की मैंने। तो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले रहे हैं, तो हमें मालूम है एक फोर्स एडिशनल लेनी पड़ेगी। इस एडिशनल फोर्स का नाम क्या होता है? सूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, वेरी ट्रू। तो दो फोर्सेस तो मैंने मार्क कर ली, मुझे स्यूडो फोर्स भी मार्क करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पे स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अपवर्ड आएगी। साइड। अपवर्ड आएगी, क्योंकि एलिवेटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, तो इस पे एक सूडो फोर्स अपवर्ड आ गई इस तरह से। ये सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा मास ऑफ ए इनटू स्मॉल ए। अब एलिवेटर के फ्रेम में ये रेस्ट पे है, क्योंकि एलिवेटर के फ्लोर से किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो इतना ही इसकी अपर बाउंड्री हाइट पे है, ये इतनी दूर रहता है, ये इतनी दूर रहता है, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक ही पोजीशन में। तो इसका मतलब ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर, और उसकी टाइम के बाद भी रेस्ट की स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर मेंटेन्ड है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे और उसकी रेस्ट की स्टेट मेंटेन्ड है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उस पे नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है। इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है उनका रिजल्टेंट जीरो है। तो जितनी अपवर्ड है उतनी डाउनवर्ड होगी। इसके लिए मैंने लिखा n प्लस मास ऑफ a इनटू स्मॉल a इक्वल्स टू मास ऑफ a इनटू g। यहां से n को सब्जेक्ट बनाया तो मास ऑफ a ब्रैकेट में g प्लस g माइनस a, सॉरी g माइनस a, और यहां से भी आप देख सकते हैं इस n को उधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले आओ, तो n इक्वल्स टू मास ऑफ a ब्रैकेट में g माइनस a ही आता है। दोनों जगह से सेम रिजल्ट मिल रहा है आपको। कोई डाउट उसमें किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 16। 16 in the given arrangement n number of equal masses are connected by strings। ठीक है। The tension in the string connected to the nth mass is,
मान लीजिए ये फर्स्ट ब्लॉक है, ऊपर लिख देता हूं नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते इसका nth नंबर हो जाता है। इन सभी के मास इक्वल है, स्मॉल है। यहाँ पे जो टेंशन T है वो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। जो nth ब्लॉक पे टेंशन लग रही है वो टेंशन हमारे को फाइंड आउट करने के लिए, कोई डाउट है भाई इसमें? दिव्यांशु कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, अब देखो ऊपर के सारे ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लो तो वो एक ही ब्लॉक की तरह कंसिडर हो जाएगा। यानी कि यही सिस्टम मैंने ऐसे रिड्यूस कर दिया, इसको मैंने समझ लिया कि एक मास हो गया मेरे पास ऊपर, जिसका मास हो गया n इंटू स्मॉल n, और ये कनेक्ट हो गया एक पुली से इस तरह से, और पुली से सस्पेंडेड मास हो गया कैपिटल N। ऊपर के सारे ब्लॉक्स को एक सिंगल मास की तरह अज्यूम कर लिया, अज्यूम किया कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर a है, तो इसका मतलब है इस कैपिटल M का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a हो जाएगा, ये नीचे मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a। अब सिस्टम के ऊपर इनको भी एक सिस्टम मान लिया मैंने। अगर नहीं समझ में आएगा सिस्टम से तो मैं पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। देखिएगा कैपिटल M और n इंटू स्मॉल n, इन दोनों को मैंने मिला करके एक सिस्टम मान लिया था। इनके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो वो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कैपिटल M की है। टेंशन इंटरनल हो जाएगी, कैपिटल M इस पे लगाएगा, ये कैपिटल M पे लगाएगा। यहाँ पे एक और दो एक्सटर्नल फोर्सेस और है, एक इसका वेट इस तरह से N M इंटू G, और एक फोर्स इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, इसलिए एक ही नेट एक्सटर्नल फोर्स बच रही है mg। कोई डाउट उसमें किसी को? एनी डाउट्स? शैलेंद्र बेटा कोई डाउट है? चलिए देखते हैं। अब नेट फोर्स हो गई mg, नेट फोर्स हो गई mg, टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया nm प्लस कैपिटल N, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये सिस्टम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गई, a मिल गया मेरे को। कोई डाउट इतने में किसी को? a ऑफ 10 हो गया मेरे को। अब मैं आ गया इस nth ब्लॉक पे। इस nth ब्लॉक पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इस तरह से एक्ट कर रही है mg, एक इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है से n डैश। n इसलिए नहीं कहा क्योंकि n किसी और नॉर्मल रिएक्शन को मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, n डैश और स्मॉल mg एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गई नेट फोर्स T, और नेट फोर्स T मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m है, एक्सेलरेशन ये है, तो ये हो गई मेरे पास n स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ गया कैपिटल M स्मॉल n इंटू जी। ये आ गई टेंशन, यही टेंशन हमसे पूछी थी इसमें। कोई डाउट उसमें किसी को? एनी डाउट्स? सर इसमें मतलब n नंबर ऑफ मास, कितने भी मास रख दे एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो मेरी एक बात सुनो, ये मान लो बहुत हैवी भी होंगे, ऐसे मान लेते हैं इन सारे मासेस का मास मिला करके 1000 किलो है और ये 1 किलो का ही है, लेकिन अगर आप सोचो ये 1 किलो का मास ना लगाऊं मैं, 1 केजी वाला मास यहाँ पे ना अटैच करूं और वो 1000 किलो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दूं एक दूसरे से स्ट्रिंग कनेक्ट करके, तो क्या वो मूव करेंगे? रखने के बाद नहीं मूव करेंगे, क्योंकि ग्राउंड उनको नीचे मूव नहीं करने देगा, ये वाला सरफेस उनको नीचे मूव नहीं करने देगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा करके रोके रखेगा। इसका मतलब जब आप ये वाला मास कनेक्ट करते हो तभी मोशन की पॉसिबिलिटी होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन्होंने कोई फोर्स लगाई नहीं थी, अगर अकेले थे इसके बिना थे तो यही इसी का वेट है जिसने इन सबको मूव कराया है। क्लियर है ये बात? यस सर। और कोई क्वेश्चन इसी असाइनमेंट से? Any other question from the same assignment?
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बोर्ड पे बना रहा हूं आपके लिए फिगर, आप अभी उसे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, 2 पुलिस है, एक स्ट्रिंग है, दोनों पुलिस और स्ट्रिंग आइडियल है। जो बड़े वाले ब्लॉक्स हैं, से दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, इनके मासेस कैपिटल एम ईच है। और ये जो ब्लॉक्स हैं, से सी एंड डी, ये सी ये डी, इनके मास स्मॉल एम ईच है। आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, क्वेश्चन का पार्ट 1 ए, पार्ट 2 सी। दो चीजों का एक्सेलरेशन बताना है आपको, ब्लॉक ए और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन बताना है आपको। क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको? सर सी और डी कांटेक्ट में है ए और बी। हाँ, टच, सी और ए एक दूसरे को टच कर रहे हैं, डी और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये स्ट्रिंग्स वर्टिकल है एकदम, ये हॉरिजॉन्टल है एकदम।
जिसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है वो एटलीस्ट इन दो बॉडीज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाएगा, ए और सी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम तो जरूर बनाएगा कंपल्सरली। सर ये सिस्टम तो किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, तो 0 ही आने चाहिए। ये आपको कैसे मालूम चला बेटा कि ये मूव ही नहीं कर रहा? क्या आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? शुभम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने? सर फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया, पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा। अच्छा, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी बाकी लोगों का क्या रिप्लाई आता है। तो आपके अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो गया दोनों पार्ट के लिए 0। सर स्मॉल एम नीचे मूव करेगा तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन तो आएगा ही। अब वो मुझे नहीं पता, मैंने उसके साथ एग्री नहीं किया, डिसएग्री नहीं किया, उसने अपनी बात बोल दी है, मैंने सुन ली है, मैंने कहा ठीक है इसकी तरफ से आंसर ये हो गया। ये नहीं कहा कि ये सही है या गलत है, बाकी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। आप उससे डिसएग्री करते हो, आप अपना कंक्लूजन निकाल लो जो निकालना है आपको। 1 मिनट के बाद मैं भी करूंगा उस काम को, मैं भी अपने कंक्लूजन निकालूंगा। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू है mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कौन सा mg बेटा, स्मॉल mg या कैपिटल mg? सर स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपने E का एक्सेलरेशन बताया है, ये ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है कि ब्लॉक सी का है कि दोनों का है? शायद दोनों का है। शायद दोनों का है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद हम उस फ्री बॉडी डायग्राम से जो कंक्लूजन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ब्लॉक ए पे मेरे अकॉर्डिंगली जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक फोर्स होगी नॉर्मल रिएक्शन की, N1। एक फोर्स होगी ग्रेविटी की, कैपिटल mg। दो फोर्सेस होंगी टेंशन की, एक टेंशन इस तरह से और एक टेंशन इस तरह से। ये कैपिटल M पे एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं, यानी कि ब्लॉक ए। दिस इज ब्लॉक ए, ए के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस है। किसी को इसमें कोई डाउट? इन आप लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा, किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब अगर मैं अपनी कॉमन सेंस साथ में लगाऊं तो मुझे ये समझ में आता है कि किसी भी कंडीशन में कैपिटल M नीचे की तरफ नहीं मूव कर सकता, वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड नहीं मूव कर सकता। इसका मतलब है कि जितनी फोर्स अपवर्ड है दैट इज N1, उतनी फोर्स डाउनवर्ड है T प्लस mg, इतनी फोर्स डाउनवर्ड है। चलो ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, एग्रीड। लेकिन व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स?
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है P, और वो राइट की तरफ लग रही है। राइट की फोर्स को कैंसिल करने के लिए लेफ्ट में फोर्स चाहिए थी, वो है नहीं। इसका मतलब कैपिटल ए जो है या कैपिटल एम ब्लॉक जो है, ये ए ब्लॉक, ये रुका नहीं रह सकता, ये जरूर इधर मूव करेगा, इस पी की डायरेक्शन में कंपल्सरली मूव करेगा। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। इतने में किसी को कोई डाउट? हाँ। बोलो, मैं किसी को कुछ सक्षम कुछ पूछना बेटा? नो सर, नहीं। ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये मेरे पहली बॉडी यानी कि ए का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब मैं सी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सी पे एक्ट करने वाली फोर्सेस देखते हैं। एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर ग्रेविटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगेगी टेंशन की अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि स्प्रिंग एक ही है, और पहले हम स्प्रिंग के एक सेगमेंट में टेंशन टी मार्क कर चुके हैं, इनफैक्ट दो सेगमेंट में टेंशन टी मार्क कर चुके हैं, तो अभी भी टी आएगी टेंशन, और ग्रेविटी की फोर्स हो गई स्मॉल एम। प्लस हमें एक चीज समझ में आई कि कैपिटल एम इधर मूव करना चाहता है। कैपिटल एम इधर तब तक नहीं मूव कर सकता जब तक स्मॉल एम हटेगा नहीं। तो इस फोर्स की वजह से कैपिटल एम क्या करेगा, सी के ऊपर फोर्स लगाएगा राइट की तरफ। जब वो सी के ऊपर राइट की फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स भी मार्क करनी है। अब मैंने जैसे ही वो फोर्स मार्क की तो मुझे एहसास हुआ कि पहले मैंने ये फोर्स ए पे नहीं मार्क की है। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने नाम दे दिया N2। तो मुझे एहसास हुआ कि ये फोर्स को मेरे को लेनी चाहिए थी ऑन ए एज वेल, तो ए पे भी लेनी होगी। मैंने अपनी गलती का सुधार किया और ए पे भी ये फोर्स ले ली। कहा N2 फोर्स इस पे भी आएगी। अब मुझे लगा अगर N2 और T इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, ए मूव नहीं करेगा, ए विल नॉट मूव। तो कहा अच्छा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, फिर ए ना मूव करे, ये एक्सेलरेशन 0 हो जाए। लेकिन मैंने कहा भाई इस पे तो राइट की तरफ फोर्स लग रही है, इसका क्या, ये तो राइट में मूव करेगा। अगर ये राइट में मूव करेगा तो ये राइट में मूव करेगा, और अगर अकेला सी मूव किया राइट में तो ए नहीं मूव किया अपनी जगह से, तो ए और सी का कांटेक्ट टूट जाएगा, और कांटेक्ट टूट गया तो N2 0 हो जाएगा। N2 0 हो जाएगा तो ए पे टी फोर्स रह जाएगी, इसका मतलब ए भी मूव करेगा राइट की तरफ। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा दोनों मूव करेंगे। ये मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला ये मूव करे और ये ना मूव करे। मूव करेंगे तो दोनों मूव करेंगे, और ये पक्का है कि दोनों मूव करेंगे। कोई डाउट इतने में किसी को? इतने में किसी को कोई डाउट है भाई? ओके, अब नेक्स्ट थिंग आई मेरे पास। एक मिनट सर, आपने ए कैसे मूव करेगा, ये कैसे कंक्लूड करा? कौन सा बेटा? ए कैसे मूव करेगा? यस मैंने सर। मान लिया ए नहीं मूव करेगा, आई अज्यूम कि ए नहीं मूव करेगा, तो इसका मतलब N2 इक्वल्स टू T होगा, तभी नहीं मूव करेगा। क्लियर है ना ये बात आपको? A will remain at rest if N2 will be equals to T. यस सर। इसका मतलब है इस पे एक फोर्स T इधर लगेगी, N2 इक्वल्स टू T हो गया, तो एक फोर्स इस पे इधर लगेगी, तो इसका मतलब C तो नहीं रुका रहेगा, C पे तो एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो C तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। अगर A नहीं मूव किया और अकेला C मूव किया तो A और C का कांटेक्ट नहीं रहेगा। ये स्केल को आप A की बाउंड्री समझ लो, और इस पेन के कैप को आप C की बाउंड्री समझ लो। ये ऐसे, ये अगर मूव कर गया और ये नहीं मूव किया तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो फिर T फोर्स बच जाएगी, फिर तो ये भी मूव कर जाएगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो फिर ये नहीं मूव करेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इसका मतलब है इसका ये फिगर ये श्योर कर रहा है कि C मूव करेगा, और अगर C मूव करेगा और नॉर्मल रिएक्शन को 0 नहीं होना है तो A और C को हमेशा कांटेक्ट में रहना है, और A और C अगर हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे तो इसका मतलब है अगर C राइट की तरफ जाता है तो A को भी राइट की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। कोई डाउट? सर सर अगर ये मान लिया कि सी आगे बढ़ गया, सी मूव कर लिया,
तो ठीक है। जो कांटेक्ट टूट गया तो सर सी N2 भी तो सी पर से हट जाएगा, फिर सी भी नहीं मूव करेगा, सी कौन सा वापस आ जाएगा। मेरी बात सुनो, N2 हट गया, N2 C पे ही थोड़ी हटेगा, N2 इस पे भी तो हट जाएगा, A पे भी हट जाएगा ना। जब N2 इस पे 0 हो जाएगा तो इस पे भी N2 0 हो जाएगा। आप एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। और अगर N2 0 हो गया तो फिर ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह सकता, T इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब जब आप कहना चाहते हो C रुका रहेगा लेकिन A मूव करेगा, और A तब तक नहीं राइट की तरफ मूव कर सकता जब तक C वहां से हटेगा नहीं। क्लियर है ये बात? कोई Yes, डाउट sir. इसमें किसी को? निरूपम क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। ठीक है। अब मैं दो बॉडीज का बची हुई है उनके लिए भी सोचता हूँ सिमिलर वे में। इसके लिए भी मैंने मान लिया कि ये इधर मूव करेगा A1 एक्सेलरेशन से। A और C का एक्सेलरेशन राइट की तरफ इक्वल होगा। उसका रीजन ये है कि दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है राइट की तरफ, ताकि दोनों का कांटेक्ट बना रहे और N2 0 ना होने पाए। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन मैंने राइट की तरफ इक्वल माना है। मैं चलो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाता, ऐसे ही पूछता हूँ, जो रोल यहाँ पे A प्ले कर रहा है वही रोल यहाँ पे B प्ले करेगा, जो रोल यहाँ पे C का है वही रोल यहाँ पे D प्ले करेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं B किधर मूव करेगा? अगर A जो है वो राइट की तरफ मूव करता है तो B किधर मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। तो मेरे को चीज समझ में आई, A इधर मूव करेगा A1 एक्सेलरेशन से, तो जरूर B इधर मूव करेगा A1 एक्सेलरेशन से। और अगर C इधर मूव करेगा C इधर मूव करेगा A1 एक्सेलरेशन से, तो D भी इधर मूव करेगा A1 एक्सेलरेशन से। अब मैंने सोचा अगर A और B दोनों पास आए तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ, दिस हॉरिजॉन्टल सेगमेंट की लेंथ का क्या होगा? ये कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ये दोनों पुलिस कंपैरेटिवली एक दूसरे के पास आ जाएंगी या दूर चली जाएंगी एक दूसरे से? बोलो बच्चों। If A moves towards right and B moves towards left, then what will be the change? Will the separation between the two pulleys increase or decrease? डिक्रीज। Decrease. अब टोटल लेंथ ऑफ द रूट तो कांस्टेंट रहनी है। अगर ये लेंथ कम हो जाएगी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में, तो इन दोनों वर्टिकल सेगमेंट में जरूर लेंथ बढ़ जानी चाहिए। ठीक है? कोई डाउट इसमें? तभी तो टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा। जितना डिस्टेंस A इधर कवर करेगा और जितना डिस्टेंस B इधर कवर करेगा, X में A ने जितनी लेंथ कवर की प्लस X में B ने जितनी लेंथ कवर की, उतनी लेंथ मिल करके C और D वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है? और हमें मालूम है क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन है तो ये दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है। अगर इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स XA, या आप इसी चीज को 2 टाइम्स XB भी कह सकते हैं। 2 टाइम्स XB इक्वल्स टू, इधर से 2 टाइम्स XC कह सकते हैं, YC कह सकते हैं, या 2 टाइम्स YD कह सकते हैं। अब अगर मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूं, पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा XA का तो A की वेलोसिटी मिलेगी, और दोबारा जब डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ A इन X डायरेक्शन। A का एक्सेलरेशन इन X डायरेक्शन मैंने A1 माना है। इस टर्म का पहले इसका कर लेता हूं। इसी तरह से इसका आ जाएगा 2A1, इसका भी X डायरेक्शन में A1 था, इसका आ जाएगा 2 टाइम्स कुछ और मैं A2 भी लिखूंगा तो यहां से मुझे कंक्लूड हो जाएगा A1 और A2 इक्वल है, तो ये भी A1 हो गया, ये भी इसी तरह से 2A1 हो गया। यानी कि
सी और डी के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल होंगे। सी और डी के पास दो एक्सेलरेशन होंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? योगेश कोई डाउट है? चलिए अब इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। इसके लिए इक्वेशन बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, P minus N2 equals to capital M A1। C के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन बनाई तो लिखा N2 equals to small m A1, क्योंकि अब इसका एक्सेलरेशन आप इंक्लूड कर चुके हो दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में। इसी का वर्टिकल के लिए इक्वेशन बनाई mg minus t equals to m A1। ये तीन इक्वेशंस बनी। पहली दो इक्वेशंस को मैंने, या तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं। जब फर्स्ट और थर्ड का एडिशन होगा तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, जब फर्स्ट और सेकंड का एडिशन होगा तो n2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि तीनों को ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ mg बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स, इधर आ गया mg, इधर आ गया कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इनटू A1। A1 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई मेरे को, A1 इक्वल्स टू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। ये A1 आ गया। अब अगर मुझे A का एक्सेलरेशन बताना है तो वो तो इतना ही हो गया। अगर मुझे C का एक्सेलरेशन बताना है तो C के पास दो एक्सेलरेशंस है, इधर भी इसी यहाँ पे करते एक, या यहाँ पे मार्क करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये A1 एक इधर था और एक A1 इधर था इसके पास, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसका कुछ इस तरह से हो गया, और वो हो गया A1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर का होल रूट, दैट इज A1 रूट 2। ये वाला एक्सेलरेशन आ गया A1 रूट 2। A1 मैं निकाल चुका हूँ, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को C का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, मेरे को कुछ क्वेश्चन अभी डाउट के रूप में मिले हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर मैं बना दे रहा हूँ। सर एक बार रुको। सर रफ बोलो क्या डाउट है, नहीं आओ बोलो। सर ये रफ मत करो, तो मिटाओ मत सर, ये नोट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। यस ठीक है सर। रिकॉर्डिंग से देख के कर लेना। देखो बीच बीच में मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इस लेवल तक आना ही होगा अपने को लेकर के। सारे इजी क्वेश्चन करेंगे तो फिर कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। सर मैंने भी आपके पास भेज रखे हैं। एक मिनट, अभी तो मेरे को जो मिला है मैं ये कर लेता हूँ, फिर आपका वाला भी करने की कोशिश करता हूँ। नंबर पूछ लूंगा आपसे, अभी करने की कोशिश करूंगा उसे भी। अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट जूम की क्लास जो होगी उसमें करेंगे हमसे। देखता हूँ क्वेश्चन रीड क्या करता हूँ। कह रहा है कि एक होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर है, तो ये हो गया, दिस इज होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर। इसका मास दिया गया है 50 kg। दिस स्फीयर इज ऑफ मास, ऊपर लिख देता हूँ 50 kg का इसका मास है। दिस स्फीयर हैज अ मास ऑफ 50 kg। कह रहा है कि ये रेस्ट कर रहा है एक स्मूथ
वर्टिकल वॉल बीवी, एक स्मूथ वर्टिकल वॉल बी पे और एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ए के साथ टच करते हुए। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बतानी है इस पे बाय ए एंड बी। ए और बी ने इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगाई है वो बतानी है। तो चलिए हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस मार्क करते हैं। ए ने इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई होगी वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन तो है नहीं क्योंकि सरफेसेस तो स्मूथ है। हाँ बोलो बेटा। होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर का मतलब क्या है? देखो होमोजीनियस का मतलब है कि सब डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी सेम है। मान लो मैं सेंटर से स्टार्ट होता हूं, ठीक है, पहले टेक्निकल टर्म बोलता हूं फिर सिंपल टर्म मैं बता दूंगा। मैं इधर चला जाऊं तो जैसे इधर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही मास इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वैसे ही इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वैसे ही इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ये कहना चाहता है, सिंपली आपको कहना चाहता है इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, आप मान लो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्फीयर है, डेंसिटी कांस्टेंट है इसकी। क्लियर है? सिंपल टर्म में बोलूं तो अब देखिए स्फीयर के ऊपर मैं फोर्सेस मार्क करता हूं। एक फोर्स इस पे इस तरह से लगेगी जो कि स्फीयर का वेट होगा 50 इंटू जी हो गया। 50 kg मास दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने जी लिख दिया, 50 जी हो गया। एक नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड सरफेस लगाएगा, इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर और स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो इनके सेंटर से पास करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन बाय ए हो गया एन ए। और इसी तरह से एक नॉर्मल रिएक्शन बी लगाएगा, वो भी सेंटर से पास करेगा क्योंकि ए और बी दोनों के लिए जो है उसे परपेंडिकुलर होना है। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया एन बी। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स? भाई फोर्सेस में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, मैं ये सारी फोर्सेस एक जगह पे मार्क कर लेता हूं फिर से। ये मैंने सेंटर ले लिया स्फीयर का, यहाँ पे एक्ट करने वाली फोर्सेस मार्क कर दी। एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है 50 जी, एक फोर्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है 10 बी, और एक फोर्स कुछ इस तरह से लग रही है एन ए। थोड़ा सा एंगल्स के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। क्या आप मुझे ये एंगल बता पाएंगे कितना है? दिस एंगल ये बता पाए या ये वाला बता पाए, कोई भी एक एंगल दोनों में से बता पाए आप मुझे। सर 30 डिग्री। कौन सा वाला बेटा, सिंगल लाइन से मार्क कि डबल लाइन से मार्क? सिंगल सर, कौन सा बेटा? सिंगल। सिंगल लाइन वाला 30 डिग्री कैसे कंक्लूड किया डबल लाइन बेटा? वाला, डबल लाइन वाला 30 डिग्री। एन ए लाइन जा रही है ना सर, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा फिर सर सर डबल फिर लाइन वाला आएगा। यस सर। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये डबल लाइन वाला 30 डिग्री आएगा। और मेरी बात सुनो, अब आपको कुछ दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरे को सिर्फ ज्योमेट्री की एक ही थ्योरम आती है। जितनी बार एंगल की बात होती है मैं एक ही थ्योरम बोलता हूँ क्योंकि मेरे को शायद एक ही आती हो। और वो मैं क्या बोलता हूँ, जो एंगल दो लाइंस के बीच में वही एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ये मैं बार बार यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इससे मुझे एंगल मिल जाता है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री दिया है। इस लाइन के लिए नॉर्मल यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, और इस लाइन के लिए नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन मार्क किया तो ये हो गया। यानी कि ए के इंक्लाइंड सरफेस के लिए नॉर्मल ये वाली है जिसमें Na एक्ट कर रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए बी की वर्टिकल वाला सरफेस है। तो जो एंगल ए और हॉरिजॉन्टल के बीच में है वही बी और वर्टिकल के बीच में होगा। तो दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है ये आपको? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब यही एंगल मैं यहां पे भी मार्क कर लेता हूं।
ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री मार्क कर दिया मैंने। अब मैंने कहा Na के दो कंपोनेंट्स ले लो, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा Na cos 60, cos 60 हाफ होता है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा Na/2, और ये कंपोनेंट हो जाएगा Na sin 60, दैट इज Na√3/2, Na√3/2। कोई डाउट इसमें किसी को? ये क्लियर है आपको? अब देखो दो इक्वेशंस आप आसानी से बना सकते हो। एक इक्वेशन आप बना सकते हो Na/2 इक्वल्स टू Nb, क्योंकि स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तो एक इक्वेशन आपके पास बनी Na/2 इक्वल्स टू Nb। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो Na इक्वल्स टू 2 टाइम्स Nb। दूसरी इक्वेशन इन वर्टिकल्स के लिए बन जाएगी, दैट इज Na into √3/2 equals to 50G। Na की वैल्यू हो गई 100G by √3। Na की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए और इस वाली इक्वेशन में, तो आपको Nb मिल जाएगा। Nb था Na/2, तो Nb हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 50G by √3। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक दूसरी चीज भी बताता हूं आपको। पहले भी एक टेंशन का जो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा 30th, उसमें भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचा था बता दूंगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद मेरे दिमाग से उतर गया और मैंने बताया नहीं। एक है लामीज थ्योरम हमारे पास, लामीज थ्योरम, इसको समझ लीजिए, क्या बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, इससे भी हम रिजल्ट निकालते हैं कई बार। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें अगर mg को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उससे एक पार्ट ए सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाता है, उससे अगर Na की वैल्यू कंक्लूड करते तो गलत हो जाता। देखो मेरी बात सुनो, जब हमारे को लाइन ऑफ मोशन क्लियर नहीं होगा, लाइन ऑफ मोशन क्लियर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करेंगे कि हम दो कंपोनेंट्स में मार्क कर लें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मार्क करके कोशिश करनी है करने की, और लाइन ऑफ मोशन क्लियर हो तो फिर हमें मालूम है कौन सी फोर्स रिजॉल्व करनी है हमारे को। अब मुझे मालूम नहीं, आप थोड़ा सा सोचो, मान लो थोड़ा सा पी इधर मूव कर जाए, तो ये कैसे मूव करेगा? अब वो डायरेक्शन मुझे क्लियर नहीं है कि कैसे मूव करेगा, वो डायरेक्शन बहुत ज्यादा मुझे क्लियर नहीं है कि वो कैसे मूव करेगा, इसके ऊपर एग्जैक्टली स्लिप करेगा या क्या होगा, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है मेरे को उस लाइन ऑफ मोशन की। तो ऐसे केस में क्या किया मैंने, दो पार्ट में रिजॉल्व करके कर दिया इसे। अब मैं एक और पार्ट बता रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करना, जो मैं थ्योरम बता रहा हूँ लामीज थ्योरम, क्या नाम बताया मैंने इसका, LAMI, लामी अपॉस्ट्रोफी एस, लामीज थ्योरम, पीएच लिख दिया थ्योरम का, थ्योरम समझ लीजिएगा। ये थ्योरम आपको तभी लगानी है जब एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही होंगी, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही होंगी और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, तभी लगानी है आपको। जैसे इस केस में देखो, एक पॉइंट पे तीन ही फोर्सेस लग रही हैं, ये हटा दूं मैं यहां से, तो फोर्सेस तो तीन ही है। जब तीन फोर्सेस लग रही होंगी तो पहले तो थ्योरम समझ लें, फिर इसमें अप्लाई करके देखेंगे। मान लीजिए तीन फोर्सेस का नाम P, Q और R है। Q और R के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, R और P के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और P और Q के बीच में जो एंगल है वो गामा है। ये तीन एंगल्स हैं आपके पास। तो ये थ्योरम देखिए क्या कहती है, ये कहती है तीनों में से कोई भी एक फोर्स लिख लीजिए। सपोज मैंने P लिख लिया,
उसे डिवाइड कर दीजिए साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। अगर मैंने P लिखा है तो बाकी दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उसके साथ साइन लिख करके डिवाइड कर दीजिए। बाकी दो के बीच में एंगल अल्फा है, साइन अल्फा, इक्वल का साइन लगा लीजिए। अब कोई और फोर्स लिख लीजिए एक इनमें से। पहले आपने P लिखी थी, अब कोई और लिख लीजिए। सपोज मैंने Q लिख ली, इसे भी डिवाइड कर दीजिए साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अब Q मैंने लिख लिया तो बाकी दो फोर्सेस के बीच में एंगल बीटा है, साइन बीटा। और ऐसे ही तीसरी फोर्स लिख लीजिए क्योंकि आपके पास R है, उसको डिवाइड कर दीजिए साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो ये हो गया आपके पास साइन गामा। ये लामीज थ्योरम है। ये तभी लगेगी जब एक ही पॉइंट में तीन फोर्सेस लग रही होंगी और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे हमने 30th क्वेश्चन किया तो उसकी भी यही सिचुएशन थी। ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसकी भी यही सिचुएशन है। देखो इसी को लामीज थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं। अब हम पहले तो मैं फोर्सेस के बीच के एंगल मार्क करूं। ये एंगल मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है 150 डिग्री का एंगल है। ये एंगल भी मुझे बहुत साफ से दिख रहा है कि 120 डिग्री का एंगल है। इन एंगल्स में किसी को कोई डाउट? भैया एंगल्स क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब मैंने फोर्स लिख ली NA सपोज। इसे किससे डिवाइड करूंगा? अगर मैंने फोर्स NA लिखी है तो क्या चीज इसके डिनोमिनेटर में लिखूं? साइन सर 90। 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। ये लिख दिया साइन 90 डिग्री। जब आप पेपर दे रहे हो और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू डायरेक्ट आपको डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू अगली फोर्स मैंने ले ली 50G। मान लो G 10 है तो ये 500 न्यूटन की फोर्स है, तो मैंने ले ली 500 न्यूटन अपॉन कितने से डिवाइड करूंगा? साइन 120। साइन 120। साइन 120। साइन 120 डिग्री। आप देखो इतनी इक्वेशन से मुझे Na की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह अगर मैंने NB लिखा होता तो उसको किससे डिवाइड करता मैं? NB को साइन 150 डिग्री। साइन साइन 150। 150 डिग्री। अगर मैं ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वेट करा दूं इन दोनों को तो मेरे को तुरंत NB मिल जाता है, और इसको इक्वेट कराऊं तो मुझे Na मिल जाता है। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। मीटिंग टाइम ओवर हो गया। ठीक है बेटा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि कल की क्लास में। कल आपकी असाइनमेंट 2 भी डिस्कस करूंगा। और शुभम आप कह रहे थे ना आपके भी क्वेश्चन है, कल जब मैं डाउट्स डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे याद दिलाना, जिस नंबर से दिए थे वो नंबर भी बताना, कल डिस्कस कर दूंगा आपके क्वेश्चंस।